हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक दिवसीय दौरे पर चंडीगढ़ पहुंची हैं। उन्होंने यहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। सीएम ने गुलदस्ता देकर केंद्रीय वित्त मंत्री का स्वागत किया। निर्मला सीतारमण चंडीगढ़ और पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पहुंची हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर चंडीगढ़ पहुंची हैं। यहां हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, बीजेपी महिला मोर्चा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष लतिका शर्मा और पंचकुला मेयर कुलभूषण गोयल ने सीतारमण का स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की आगामी रणनीति को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में आर्थिक सुधार तेजी के साथ हो रहा है। हमारा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का नारा है। में हर जिला हेडक्वार्टर पर हमारे सेमिनार्स चल रहे हैं अलग अलग विषयों पर। आजादी के महानायक जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, ऐसे अनेक महानायकों का जीवन, श्यामजी कृष्ण वर्मा, कांग्रेस के जमाने में जिनको कहीं पीछे रखा गया था, उनके आदर के कार्यक्रम इन 7 वर्षों में हुए हैं। उस पर एक सेमिनार, महानायकों को आगे लाया गया। देश में ढांचागत विकास किस प्रकार से हो रहा है मोदी जी के युग में, इस पर सेमिनार। गरीब कल्याण की नीतियां, अंत्योदय की नीतियां किस प्रकार से इस समय बढ़ी हैं, उस पर सेमिनार। किसानों का कल्याण किस प्रकार से इस समय में बढ़ा है, किसान सम्मान निधि, अधिक खरीद, अधिक एमएसपी, A2+FL दिया जाना, फसल बीमा, उस पर सेमिनार। गुड गवर्नेंस की स्कीमें कैसे आगे बढ़ी हैं, डीबीटी जैसी पारदर्शिता कैसे शासन में आ रही है, इस पर सेमिनार। देश का ढांचागत विकास किस प्रकार से हो रहा है, उस पर सेमिनार। ऐसे अलग अलग विषय लेकर हमने प्रदेश के अलग अलग हेडक्वार्टर्स पर ऐसे। आज निर्मला सीतारमण जी पंचकुला में मोदी जी के युग में किस प्रकार हम आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी किस तरह से मजबूत हो रही है, उस सेमिनार को एड्रेस करने के लिए हमारे बीच में आई हैं। उसी के निमित्त आज उन्हीं मुद्दों पर हमने आपसे निवेदन किया कि हमारे चंडीगढ़ की प्रेस बहुत ही जागरूक प्रेस है और पंचकुला के सेमिनार के साथ साथ ये इश्यूज अगर प्रेस के साथ जाएंगे तो निश्चित रूप से और अधिक लोगों तक पहुंचेंगे। और उसी के निमित्त आज आपके बीच में है कि किस प्रकार से वर्तमान सरकार की 7 वर्षों की आर्थिक नीतियों से देश किस प्रकार से आर्थिक दृष्टि से मजबूत। एक फिलोसॉफिकल रूट आधारित आर्थिक व्यवस्था में सुधार हो रही है। आर्थिक व्यवस्था में सबको मन में रखते हुए कार्यक्रम भी और स्कीम्स भी चला रहे हैं। वो फिलॉसफी आप सबको मालूम है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। और इस अगस्त 15 को हमने ये भी जोड़ा है, प्रधानमंत्री जी के भाषण के द्वारा वी गॉट टू नो दैट वी आर एडिंग ऑल्सो सबके प्रयास। सो सबका विश्वास के बाद सबका प्रयास भी। So in a way, everybody is being brought in as bhagidari in a economic activity which has to go in not small changes but transformational change. And the big or the small should be able to do in a free and fair manner. So it includes everybody. It reaches out to everybody. And I'm glad to hear from the Honorable Chief Minister of Haryana that he has taken this one very main scheme. I'm so happy to hear it. That number of fraudulent ghost accounts have all been removed from the public entitlement schemes. As a result, both Haryana Sarkar and Kendra Sarkar have saved money. And he is now bringing in a scheme which has already started in implementation
for identifying every family where there could be at least 1 or 2 members who have not received, even though they are eligible. वहीं हरियाणा में पेपर लीकेज को रोकने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने क्या नायाब तरीका निकाला है, ये जानने के लिए एनबी न्यूज के ब्यूरो हेड राकेश गुप्ता ने एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री से। आप जानते हैं कि आयोग लगातार पेपर लीक होने और पेपर रद्द होने को लेकर निशाने पर रहा है। पेपर लीकेज रोकने के लिए क्या नायाब तरीका आयोग ने ढूंढा है, ये भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये बताएं कि पेपर लीकेज को लेकर आप लोग हमेशा निशाने पर रहे। विपक्ष का आरोप ये भी रहा कि 2829 पेपर लीक हुए हैं। जानकारी मिली है कि पेपर लीक ना हो इसके लिए आप लोगों ने एक नायाब तरीका खोजा है। फुल प्रूफ सिस्टम इसे बताया जा रहा है, वो तरीका है क्या? ऐसा है, देखिए हमारी जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का पेपर लीक हुआ था, तो लीक तो नहीं होना चाहिए, पर हमने इससे बहुत सबक लिए हैं। हमने कई स्टेटों में जाके स्टडी की है, जो विशेषज्ञ हैं इस चीज़ के, उनसे सलाह मशवरा किया है। तो अभी हमारा फीमेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें हमने पहली बार बार कोड शुरू किया है। बार कोड से अभिप्राय ये है कि जो कैंडिडेट का प्रश्न पत्र है, चाहे उसको कोई सी भी सीरीज अलॉट हुई ए से एक्स तक, 24 सेट थे, तो उस ए से एक्स तक जो भी उस पे हुई, उसके क्वेश्चन पेपर के हर पेज पे हमने बार कोड लगाया 4 जगह। तो इसका मतलब ये है कि उस बार कोड में कैंडिडेट का और जिस सेंटर पे वह परीक्षा दे रहा है उसकी हिडन जानकारी है, जो आयोग को और पुलिस को पता है। वो रीड करने से, स्कैनर से पता लग जाती है। तो अब इसमें यह है कि जो नकल कराने वाले हैं या करने वाले हैं, उनकी अब खैर नहीं है, क्योंकि हमको तुरंत पता चल जाएगा कि ये पेपर कहाँ से लीक हुआ और ये पेपर किस कैंडिडेट को अलॉट किया गया। ये थोड़ा हमें बताएं कि किस तरह से है ये जो अभी हमारा फीमेल कांस्टेबल का हुआ, इसमें बार कोड लगे हुए हैं 4 जगह। तो इस बार कोड में सभी जो है वो उसकी कैंडिडेट की और स्कूल की जानकारी है कि किस स्कूल में होना था पेपर और किस कैंडिडेट को अलॉट था। तो हम वहाँ तुरंत पहुँच जाएंगे उस कैंडिडेट तक। मेरा एक और जिज्ञासा थी, ये सवाल भी है कि जिस तरह से आप इस रणनीति का खुलासा कर रहे हैं, कहीं इससे कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। ये बार कोड हमने ये किया था कि हम उस बच्चे को ट्रेस करें या स्कूल का ट्रेस करें जहाँ। तो ये तो इवेंट होने के बाद या नकल होने के बाद की घटना है, तो इसमें छुपाने की क्या बात है। हम कैंडिडेट को सचेत करने के लिए, स्कूल के सुपरिटेंडेंट को, स्टाफ को सचेत करने के लिए ये अपनी जो रणनीति है ये पहले डिस्क्लोज कर रहे हैं कि आप बच के रहें। इससे हमारे को तुरंत पता लग जाएगा कि कहाँ से ये, और पता लगते ही जो नकल करने या करवाने वाले हैं उनका जीवन अब सहज रहने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने विधानसभा में कानून भी पास हुआ है। बिल्कुल, जो वो इसमें इन्वॉल्व पाए गए उनको सजा का जो प्रावधान है 7 साल की कैद और 10 लाख का जुर्माना, वो उन पर लागू होगा। मेरी तो सभी जो परीक्षा देने वाले हैं या परीक्षा आयोजित करवाने वाले सुपरिटेंडेंट या स्टाफ हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना जीवन बर्बाद ना करें। और अब हम ये करने जा रहे हैं, जिस कैंडिडेट का हम इस तरह का मिला तो उसको ऐसा कर देंगे कि सारी उम्र वो एचएसएससी का पेपर नहीं दे। तो ये हैं भोपाल सिंह खत्री, जिन्होंने विस्तृत जानकारी दी है और ये भी बताया जिन कांस्टेबल्स के, क्योंकि बड़ी संख्या में कांस्टेबल्स थे जिनका पेपर रद्द हुआ था, उन्हें 29, 30 और 31 अक्टूबर के लिए जो कमीशन ने तय कर दिया है। इसके साथ साथ जो सब इंस्पेक्टर के पोस्ट हैं, 450 के आसपास ये पद हैं, उनकी भी डेट कर दी गई है तय। और इसके साथ कॉमन एंट्रेंस जो क्लास 3 और 4 के लिए थी, तो उसके लिए कॉमन एंट्रेंस का भी तय कर दिया गया है कि दिसंबर में होंगे। और खुशखबरी की बात बेरोजगारों के लिए ये है कि हरियाणा में 31 दिसंबर तक 15,000 और अगले साल में जाएं 31 मार्च तक जाएं, यानी कि इसी वित्तीय वर्ष के दौरान 25,000 नए पद। वहीं 10 अक्टूबर से नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम सिटी करनाल से विपक्ष आपके समक्ष अभियान की शुरुआत करेंगे। जिलेवार राज्य भर में चलने वाले इस अभियान में क्या कुछ खास रहेगा, इसे लेकर एएनबी न्यूज के ब्यूरो हेड राकेश गुप्ता ने की हुड्डा से खास बातचीत। एएनबी न्यूज, इस समय हमारे साथ लीडर ऑफ अपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद हैं।
हुड्डा साहब से हम बात करेंगे कि उन्होंने फैसला लिया है विपक्ष जनता के समक्ष एक कार्यक्रम आयोजित करने का। एक कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रहेगी? हुड्डा साहब नमस्कार। सर ये बताएं कि ये जो आपने कार्यक्रम तय किया है इसकी क्या रूपरेखा और मकसद क्या है? मकसद तो जो है, क्योंकि विपक्ष में कांग्रेस है और विधानसभा में केवल कांग्रेस पार्टी ही विपक्ष में है और पार्टियां तो या तो उनका समर्थन करेंगी या किसका से नहीं, तो लोग परेशान हैं। पूरी सरकार ने जो 2 साल पहले वायदे किए थे लोगों ने कोई भी पूरा नहीं किया। हर वर्ग इस सरकार से विमुख है और बहुत सारी समस्याएं लोकल भी होती है, उनसे बात करेंगे, कोई दिन बात करेंगे, उनकी जो है आवाज़ बन के हम जो है विधानसभा में उठाएंगे। क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे हैं, किसान आज परेशान है, गरीब आदमी के जो मनरेगा तक का जो 2-2 महीना नहीं मिल रहा, कर्मचारी सड़कों पर हैं। आप देख रहे हैं हर हिसाब से कानून व्यवस्था की खुद देख रहे शर्मा गई है, ऐसा लगता है कि सरकार है ही नहीं। तो ये जिस तरह के किसान आंदोलन आप जानते हैं चल रहा है, आप लोग इसे समर्थन भी करते हैं, तो इसमें यह बताएं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा रास्ते खुलवाए जाएं, क्या उपाय जो हैं करने चाहिए सरकार को? मेरे उनकी किसान की जो मांग है उनका समर्थन है, आंदोलन तो खुद कर रहे हैं। हाँ, उनकी मांगों को लेकर आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए? बातचीत शुरू करनी चाहिए और इसका समाधान निकालना चाहिए, वही एक रास्ता है। कोई भी समस्या उसका बातचीत से ही रास्ता निकलता है। आपने आंदोलन अपना जो एक अभियान है सीएम सिटी से ही करने का फैसला लिया है, क्या खास उद्देश्य है या कोई बड़ा संदेश देना चाहते हैं? करनाल एक इम्पोर्टेंट शहर है और तो चांस की बात है, मुख्यमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र भी वो है और हरियाणा में खास तौर पर किसान हैं, मजदूर हैं, उनकी जीटी रोड पर है, पूरे प्रदेश में उसकी आवागमन रहता है। करनाल एक जो है हमारे प्रदेश का प्रमुख शहर है। एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि इस दौरान सभी विधायक जो कांग्रेस के हैं अभियान में एक साथ चलेंगे? जो भी उसके वो आएंगे, शुक्रिया। साफ तौर पर बताया कि इनका जो उद्देश्य है इस सारे कार्यक्रम का वो यही है कि जो मुद्दे हैं वो लोगों के समक्ष उठाए जाएं और जनता की आवाज़ बना जाए। मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र से, मुख्यमंत्री सिटी से ये अभियान शुरू होगा। देखना यह होगा कि लोगों का किस प्रकार का रिस्पांस कांग्रेस को मिलता है। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के सोनीपत से बीजेपी जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा ने कहा कि किसी भी समाज या फिर जाति के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। 2 से 3 दिनों से जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें उनके बयान को काट छांट कर पंजाबी समुदाय के खिलाफ बताया जा रहा है। उन्होंने हरियाणा में नशे का प्रचलन बढ़ने के लिए पंजाब सरकार और इस कृषि कानून विरोधी आंदोलन में वहां से आए लोगों को जिम्मेदार ठहराया था। वे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, तो वहीं जिले के पंजाबी समुदाय के लोग आक्रोशित हो गए हैं। एक दिन पहले महापौर निखिल मदान के साथ पंजाबी समुदाय के लोगों ने पत्रकार वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को 24 घंटे के अंदर बयान वापस लेने और समाज के लोगों से माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया। इस बिरादरी का आपसी भाईचारा है, उसे भंग ना करें। ये किसी एक पार्टी विशेष को टारगेट करके जो ये मुद्दा बनाया गया है, ऐसा ना करें। पहले भी इन्होंने जाट आरक्षण के टाइम भी जाटों को मुद्दा बना करके और इन्होंने 36 बिरादरी को भाईचारे को समाप्त करने का काम किया था। अब ये पंजाबी बिरादरी को टारगेट करके 36 बिरादरी का जो भाईचारा समाप्त करना चाहते हैं। हम मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से भी ये विशेष अनुग्रह करना चाहते हैं कि समय रहते वो जिलाध्यक्ष जो है हमारे इसके बीजेपी के, उनको तुरंत अपने बयान वापस लेने के लिए
प्रोत्साहित करें और अपने तुरंत वो अपने बयान वापस लें। सर ये जो अभी परसों जो है आपकी एक मीटिंग बुलाई गई है नेशनल लेवल की पंजाबी समुदाय की, क्या वो इसी मुद्दे को लेकर की जा रही है सर? बिल्कुल इसी मुद्दे को लेकर के हमारे जो समाज के लोग हैं, जितनी भी हमारी जो कम्युनिटी बने हैं, जितने हमारे पदाधिकारी हैं, उन सब से सलाह मशवरा कर करके और आगे की रणनीति तय की जाएगी और जैसा भी हमारा सब भाइयों का आपसी मिलजुल कर। वहीं पंचकुला में चेतावनी नोटिस जारी करने के बाद भी प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वालों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। गुरुवार को नगर निगम के अधिकारियों ने 35 लाख रुपए बकाया प्रॉपर्टी टैक्स न जमा करवाने पर सेक्टर 5 स्थित अंसल हाउसिंग एंड एमपी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को सील कर दिया और इसी के साथ अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर किसी ने बिना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाए सील को तोड़ने या फिर छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। और इस दौरान निगम के अधिकारियों ने पुलिस और कंपनी के कर्मचारी की मौजूदगी में कार्यालय के सामान की लिस्ट को बनाकर सबके हस्ताक्षर करवाए। उसकी एक एक प्रति सबको मुहैया करवाई गई। हमारा जोनल टैक्सेशन ऑफिसर कॉर्पोरेशन पंचकुला तो आज तरफ 36 लाख रुपए बकाया पड़ा था, इसलिए दोनों प्रॉपर्टीज को सील किया गया। तो कितने देर का टैक्स था ये काफ़ी टाइम से जमा नहीं करा रही थी। अच्छा जी। इनको पर्सनल हियरिंग के लिए भी बुलाया गया था, पर इन द्वारा कोई जमा कराने वाले उचित नहीं काम कर। क्या नाम है बिल्डिंग का जिसे सील किया गया? अंसल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। तो आगामी कार्रवाई क्या रहेगी? क्या सील करने के बाद आगे कोई कार्रवाई की जाएगी? अगर ये जमा कराएंगे तो हम सीलिंग को खोल सकते हैं बाद में आयुक्त महोदय के आदेशानुसार। और शहरवासी में कहीं और में हमने इस तरह के नोटिस दिए हैं, अगर ये वो नहीं जमा कराते प्रॉपर्टी टैक्स तो उनके खिलाफ भी सीलिंग की कार्रवाई जल्द की जाए। तो और सर कितना डिफॉल्टर्स कितने हैं इसमें आइडिया? 16-17 करोड़ के करीब है। सभी को नोटिस दे दिए हैं, पर्सनल हियरिंग वास्ते बुला लिया गया। उधर फतेहाबाद में अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर्स ने हड़ताल की और लघु सचिवालय पहुंचकर नारेबाजी की। इस मौके पर आशा वर्कर डीसी को सरकार के नाम एक ज्ञापन भी सौंपती नजर आई और कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार एक तरफ न्यूनतम वेतन 500 रुपए प्रतिदिन करने की बात कहती है तो वहीं दूसरी तरफ आशा वर्कर्स को मात्र 1000 रुपए प्रति माह ही मानदेय दिया जा रहा है। इसे बढ़ाने की काफी समय से मांग की जा रही है। तो वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना काल जब शुरू हुआ था तो सरकार ने कोरोना काल में सर्वे करने पर आशा वर्कर्स को 4000 रुपए प्रति माह अलग से देने का वादा किया। इसके बाद आशा वर्कर्स रिस्क को लेकर गांव-गांव, वार्ड-वार्ड जाकर सर्वे करती रही और काफी महिलाएं और उनके परिवार इस कारण कोरोना की चपेट में भी आ गए, लेकिन आज तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इसीलिए 2 साल का ये मेहताना आशा वर्कर्स मांग रही हैं। इन्हीं मांगों को लेकर आज हड़ताल की गई और इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह आने वाले दिनों में अपना संघर्ष तेज कर देगी। आज हमारी जो पूरे देश में जो आज हमारी देशव्यापी हड़ताल है, क्योंकि हमारी 2017 में एक तो हमारा 50% था 2000 का, एक तो हमारा वो काट दिया गया और एक जो हमें कोरोना काल में हमें बोला गया था कि आपको 4000, क्योंकि हमारे हरियाणा सरकार देती 4000 रुपये और हमें ये बताया गया था कि 4000 प्लस आपको 4000 दिया जाएंगे, क्योंकि इतना हाई रिस्क कोविड काल में था कि हम डोर टू डोर जाके हम सर्वे करते थे और कई बहनों को तो कोविड का सामना भी करना पड़ा। तो हमारा यही था कि हमें 1000 रुपये सरकार देती थी, हम कहते थे कि हमें 4000 प्लस कोविड का 4000 रुपया दिया जाए। तो एक तो हमें कोरोना काल से 2 साल होने वाले हैं तो हमें वो कुछ नहीं दिया। हरियाणा की खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस विधायक बीवी बत्रा ने अपनी ही पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मनभेद नहीं है, मतभेद यहां पर हो सकते हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। कांग्रेस के रोहतक से विधायक और लीडर ऑफ अपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी माने जाने वाले भारत भूषण बत्रा इस समय हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जो पंजाब कांग्रेस का प्रकरण हुआ है उसका हरियाणा पर आप क्या असर देखते हैं? हरियाणा की परिस्थितियाँ अलग हैं, पंजाब की परिस्थितियाँ अलग हैं। पंजाब राजनीति का मेरे मुताबिक हरियाणा पे कोई असर नहीं। सर, ये जो राजनीति की बात नहीं है, क्योंकि इस समय कांग्रेस की सरकार भी सत्ता में नहीं है। जिस तरह से हाईकमान ने एक सख्त संदेश देने की कोशिश की है कैप्टन साहब को रवाना करके, क्या आपको लगता नहीं कि इसका जो मैसेज है पूरे कंट्री वाइड है? हम हरियाणा के संदर्भ में
संगठन के संदर्भ में इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि एकदम पड़ोसी राज्य है हरियाणा। हरियाणा कांग्रेस में जिस तरह से पिछले एक दशक से होता रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। ऐसे कि कांग्रेस का पार्टी का गठन हरियाणा के अंदर होना चाहिए, उसमें डिले नहीं होनी चाहिए। हाईकमान इसका क्यों डिले कर रही है ये हाईकमान बता सकती है। आपको लगता है कि पंजाब के बाद अब कांग्रेस का गठन जो है हरियाणा में जल्दी होएगा? 2 दिन पहले ही विवेक बंसल जी का बयान आया था कि हम जल्दी ही पीसीसी डीसीसी अनाउंस करेंगे। पंजाब के कदम के बाद आपको लगता है कि हाईकमान हरियाणा कांग्रेस में भी एकता करवाने का प्रयास करेगी? नहीं, ऐसे है कि विचारधारा थोड़े से मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं है। मकसद तो कांग्रेस को सत्ता में लाने का है और कांग्रेस पार्टी के लिए सभी निष्ठावान है, चाहे वो पार्टी अध्यक्ष है चाहे कोई भी बत्रा साहब, एक और सवाल जो विपक्षी लोग भी इस पर जो है कटाक्ष कर रहे हैं कि जो ये आपने विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को लॉन्च किया है इसमें कांग्रेस का नाम क्यों नहीं है? नहीं, कांग्रेस का ही नाम है। कांग्रेस की नीतियों को आगे बढ़ाना है, कांग्रेस के ग्राफ को ही आगे बढ़ाना है। और सीएलपी नेता ने अगर इसमें एक प्रोग्राम को करते हुए जो 2 बार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं, कांग्रेस विधायक दल की तरफ से प्रोग्राम है तो कांग्रेस विधायक दल विपक्ष में और कांग्रेस विपक्ष में है तो ये दोनों का साझा ही प्रोग्राम है। इसमें अलग अलग डेफिनेशन इसको बत्रा साहब, सीएम सिटी से इस कार्यक्रम इस अभियान की शुरुआत करने का मकसद क्या है? इससे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार, इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार लिप्त, इससे ज़्यादा धरातल पर भ्रष्टाचार कहीं भी नहीं हो सकता जितना इस समय हरियाणा में है। और उसका पहला टारगेट हमारा मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र। और क्या मुद्दे रहने वाले हैं? इसके अलावा बेरोजगारी, सीएमआई की रिपोर्ट को मुख्यमंत्री सिरे से दिखाते हैं बिना तथ्यों के। जब सीएमआई की रिपोर्ट को फेवर में आती है तब तो उसको अप्रिशिएट करते हैं। जब वो सीएमआई धरातल पे सारी रिपोर्टें दे रही है, चाहे वो रिपोर्ट राजस्थान के बारे में है, चाहे वो मध्य प्रदेश के बारे में, चाहे वो उत्तराखंड के बारे में, चाहे सदर्न स्टेट के बारे में, एक एनजीओ है और एनजीओ बाकायदा सर्वे करके और सबको उस बात के लिए बाकायदा उसके पैमाने हैं, उस पैमाने के मुताबिक उन्होंने रिपोर्ट दी है और ये बिल्कुल तथ्य भी है और सच्चाई भी इस बात की है। ये बताएं कि किसानों की बात भी इस अभियान के तहत की गई? बिल्कुल की जाएगी। किसान, कांग्रेस, सीएलपी, विधायक दल हमेशा किसान के साथ खड़ा है, किसान की हर एक डिमांड के साथ खड़ा है, किसान आंदोलन को समर्थन। इस दौरान क्या सिंगू बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं अभियान के तहत उनके समक्ष भी जाया जाएगा? नहीं, क्योंकि एसकेएम ये कहता है कि हम अपने इस मुहिम का राजनीति नहीं करना चाहते हैं। अगर वो बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे और वैसे हमारी उनको मदद तो है इसी और हम उनकी जो उनका आंदोलन है वो बिल्कुल ठीक आंदोलन है और हम उसके पक्ष में। सभी विधायक जब इस ये अभियान चलेगा तो सभी विधायक एक साथ मूव करेंगे? नहीं, ऐसे है कि पहले 10 तारीख को करनाल में रखा गया है, करनाल में सभी विधायक आएंगे, उसके बाद कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा विधायक आए, पर ऐसे किसी की मजबूरी हो सकती है, कोई नहीं आ सकता तो इसकी बात नहीं है। पर एक शुरुआत है और एक शुरुआत को ज़ोरदार शुरू से करने के लिए सभी विधायकों को कहा गया है कि 10 तारीख को करनाल में। शुक्रिया। तो बत्रा साहब ने उम्मीद जताई है कि कांग्रेस के संगठन का गठन जल्द हो जाएगा। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनपी न्यूज़।